हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ANTS PT4। मेरा नाम अवनीश वर्मा है और आज हम लोग जूलॉजी सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन 151। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है द सेल्स नेम्ड पोडोसाइट्स अकर इन। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 151। यहाँ पर कह रहा है पोडोसाइट्स नाम की सेल कहाँ पर होती है। तो पोडोसाइट आपको याद होगा बोमन्स कैप्सूल, ये ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है इस तरीके से नेफ्रॉन के अंदर। तो इसकी ये आउटर पेराइटल वॉल होती है, इनर वाली विसरल वॉल होती है। ये अंदर वाली जो वॉल है इसको आप इनर विसरल वॉल कहते हैं। ये जो इनर वाली विसरल वॉल है इसमें ही मौजूद होता है पोडोसाइट नाम की सेल। तो हमारा ऑप्शन सीधे सीधे बन रहा है 151 का ए। यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर बना वो है 151 का ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 152 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कह रहा है। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है हमारे पास वो 3 होती है। हम लोग जानते हैं 3 होता है। सबसे पहला आपके पास होता है ग्लोमेरुलस के पास एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी। मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला आपके पास होता है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल। फिर सेकंड पे आपको मिल जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके बाद फाइनली आपको मिलता है एपिथेलियम ऑफ पोमन्स। तो ये 3 फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनता है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियम। यहाँ हम लोगों से पूछा गया है बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ पर होगा। तो एंडोथेलियम जो ग्लोमेरुलस का होता है वो और एपिथेलियम के बीच में होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हो रहा है 152 में इन बिटवीन द अफरेंट एंड एफरेंट आर्टेरियोल, ये नहीं होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर तो होता नहीं है। इन बिटवीन द एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल और एपिथेलियम, यही ऑप्शन बनेगा। 152 का जो ऑप्शन बन रहा है वो हमारे पास बी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 153। 153 हमारे पास क्या कह रहा है, अल्ट्राफिल्ट्रेट जनरेटेड बाय द ग्लोमेरुलस हैज ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट। अच्छा, जो अल्ट्राफिल्ट्रेट आया है आपके पास उसमें ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, लेकिन क्या नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि प्रोटीन उसमें नहीं होता है। जो हमारे पास फिल्ट्रेट आता है उसमें प्रोटीन नहीं होता, RBC भी नहीं होता है, WBC भी नहीं होता है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर ऑप्शन बनेगा। 153 का आपके पास ऑप्शन बनेगा डी। जल्दबाजी में अगर आपने जो है सिर्फ ऑप्शन ए पढ़ा और प्रोटीन को टिक करके आगे बढ़ गए तो फिर वो गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन मिल जाने के बाद भी आप सारे ऑप्शन को एक बार से चेक किया करिए, क्या पता कि आगे कुछ और भी ऑप्शन सही बने और लास्ट में लिखा हो ऑल ऑफ द अबव ऐसे करके। नेक्स्ट 154 देख लेते हैं। आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट इज। अमाउंट पूछ रहा है, हम लोग जो लंग्स से CO2 को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर है ऑप्शन 10 लीटर्स पर डे, इतना नहीं होता। अब NCERT में ऑलरेडी दे रखा है वैल्यू 200 ml पर मिनट के हिसाब से होता है। तो 1 मिनट के अंदर जो है हमारे लंग्स से 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। तो ऑप्शन सी बनेगा। चलिए 155 का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 155 में क्या कह रहा है, द मेडुलरी ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया H+। अच्छा, पहले मेडुलरी ग्रेडियंट बात बताते हैं। ये दरअसल आपके पास क्या होता है ना कि कुछ इस तरीके से, 1 मिनट, ये आपके पास ये मौजूद है एक टिब्यूल दैट इज नोन एज वासा रेक्टा। इस चीज को हम लोग वासा रेक्टा कह देते हैं और ये पूरे मेडुलरी में फैला होता है। ठीक, उसके बाद अंदर आपके पास होता है इस तरीके से हेयर पिन लाइक टिब्यूल दैट इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। ये चीज लूप ऑफ हेनले है। तो क्या होता है ना, ये ऊपर वाला जो रीजन होता है, ये अपर रीजन जो होता है, ये अपर कॉर्टिकल रीजन होता है। आप इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हमारे पास जो है किडनी का सेक्शनल व्यू देखेंगे तो ऊपर से कॉर्टेक्स के रीजन में आता है और ये नीचे वाला जो रीजन होता है इसको आप मेडुला कहते हो। ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको मेडुला बोला जाता है। कॉर्टेक्स से लेकर के मेडुला तक की रीजन तक जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेडुला है, तो बाहर से कॉर्टेक्स से अंदर मेडुला की तरफ आ पाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना मेडुलरी, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं अब इन दोनों के बीच का जो ये जो वासा रेक्टा है रेड कलर से, और ये आपका मैं लिख दे रहा हूँ, ये है हेनलेस लूप, लूप ऑफ हेनले, और ये जो रेड कलर की पाइप है इसे आप कहते हो वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच वाली जो ये जो जगह होती है इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अच्छा, अब ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम मौजूद है,
ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। इधर आपके पास जो है कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी जो होता है वो कम होता है, 300 मिली ऑस्मोल्स के नियर अबाउट होता है। और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे आपको मेडुला तक जाते जाते, एकदम इनर मेडुला तक आते आते आपको 1200 मिली ऑस्मोल्स का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, और ऊपर की तरफ आपको 300 मिली ऑस्मोल का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। ठीक, तो ऊपर से नीचे आते समय हम लोगों को ये जो कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंस मिल रहा है दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब सवाल हमसे पूछ रहा है कि ये बना किसकी वजह से है, तो ऑप्शन ए बनेगा, NaCl और यूरिया की वजह से। क्लियरली मेंशन होता है कि NaCl और यूरिया, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड NaCl जो सॉल्ट हो गया उसको ये लूप ऑफ हेनले जो होता है वो बाहर निकाल रहा होता है, और इधर से जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वहाँ से यूरिया आता है, तो इसकी वजह से होता है। हमारा ऑप्शन 155 का ऑप्शन बनेगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 156, इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस के क्या क्या इंडिकेशंस हैं? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, हाँ होता है। प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, बिल्कुल होता है, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा ना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो हमारी बॉडी में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन उतना हो नहीं पाता, थ्रेशोल्ड लिमिट को वो पार कर जाता है इस वजह से। तो ये भी ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन ए और बी दोनों बन रहा है, तो यहाँ 156 का सी, 156 का ऑप्शन बनेगा सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 157, उसका आंसर देखते हैं। किडनी स्टोन अकर्स ड्यू टू, अब किडनी स्टोन कह रहा है वो किसकी वजह से होता है? डिपोजिशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, सैंड पार्टिकल की वजह से नहीं। प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये भी नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सलेट्स, ये ऑक्सलेट्स के सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है और बहुत सारे ऑक्सलेट्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों की डिपोजिशन की वजह से नेफ्रॉन में डिपॉजिट हो जाता है, और ये जो है किडनी स्टोन्स करता है। तो यहाँ पर 157 का आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 158। 158, द काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट्स इन नेफ्रॉन। अच्छा, अब काउंटर करंट मैकेनिज्म तो होता ही है, वो नेफ्रॉन में कहाँ पर हो रहा है? तो ये ऑप्शन कह रहा है इन पीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, बिल्कुल भी नहीं। काउंटर करंट मैकेनिज्म हम लोगों को पता है, ये होता है वासा रेक्टा में और हेनलेस लूप में, तो हेनले लूप और वो वासा रेक्टा के बीच में चलता है। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ कह रहा है पीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, नहीं ऐसा नहीं है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप एंड डीसीटी, ये भी नहीं। इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप एंड पीसीटी नहीं। बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, तो 158 का ऑप्शन डी बनेगा। यहाँ पर 158 ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। यहाँ रास मैकेनिज्म हम लोगों को याद करना होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये वाला जो मैकेनिज्म है इसमें ये पूछ रहा है कि जेजी सेल्स जो होते हैं, जेजी सेल्स दैट आर जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल, जो आपको ग्लोमेरुलस में वो जो कैपिलरी होती है वहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब जेजी सेल्स जो है वो रेनिन को कब रिलीज कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है, तो थोड़ा देखते हैं। मोर Na+ इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में सोडियम ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं होगा। मोर ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा है तो भी जेजी सेल्स रिलीज नहीं करेंगे। हाई ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, तो मतलब ब्लड प्रेशर अगर ग्लोमेरुलस की तरफ ज़्यादा है तो भी रिलीज नहीं होगा। फॉल इन GFR, अब अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर बहुत कम हो जाए तो जेजी सेल्स रेनिन को रिलीज करते हैं, तब जाके ये सारा प्रोसेस हो पाता है। तो हमारा 159 का जो ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा। जेजी सेल्स ने रेनिन को रिलीज किया और उसकी वजह से फिर क्या होता है, रेनिन आगे जाता है, वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकंड आता है, एंजियोटेंसिन सेकंड फिर उसके बाद आगे जाके एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीशन करवाएगा, और वो एंजियोटेंसिन सेकंड जो कि एक स्ट्रॉन्ग वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है और एल्डोस्टेरॉन, ये लोग मिलके इतना काम करवाते हैं, सोडियम का एब्जॉर्प्शन, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करना, वो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 160। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन स्टेटमेंट ए कह रहा है, पहले ए देख लेते हैं, ए क्या है, ए ट्रू है कि फॉल्स है। मैच्योरेशन इज कैरिड आउट बाय रिफ्लेक्स, बिल्कुल सही, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स बोला जाता है, तो हमारा ए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। यहाँ पर बी, देन सी, डी, ई देख लेते हैं। ADH हेल्प्स इन वाटर एलिमिनेशन, ओ वाटर एलिमिनेशन, ADH, ये तो एक दूसरे का एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। ADH का नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि डायूरेसिस नहीं होने देगा,
डायूरेसिस क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द यूरिन, बहुत ज़्यादा यूरिन में पानी अगर बाहर आता है तो उसे हम लोग डायूरेसिस कहते हैं। एडीएच के नाम में ही एंटी डायूरेटिक, मतलब वो डायूरेसिस नहीं करवाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है वाटर एलिमिनेशन, तो बी तो हो गया फॉल्स, सीधे सीधे हमारा बी क्या हो गया? फॉल्स। प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द बोमन्स कैप्सूल, हाँ सही है, ये हमारा ट्रू हो गया। हेलनेस लूप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन, हाँ काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये भी ट्रू हो जाएगा। और ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन रहा है? ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स, ये हो गया ऑप्शन ए। तो 160 का जो आंसर बना वो बना ऑप्शन ए, 160 का ऑप्शन ए बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 161 क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली इम्परमिएबल टू वाटर, पीसीटी, डीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। तो वी नो दैट कि वाटर जो होता है पैसिवली रीअब्सॉर्ब होता रहता है इंटायर नेफ्रॉन में, बस एक जगह होती है जहाँ पर वाटर जो होता है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता क्योंकि वो इम्परमिएबल है, और वो है आपके पास ये जो आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है वो। तो हमारा जो ये नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन ऐसे बना दे रहा हूँ, ये आपका ये बोमन्स कप हो गया इस तरीके से, ये पीसीटी हो गया, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट हालांकि नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, लेकिन ये पूरा एंटायर आपके पास नेफ्रॉन हो गया इस तरीके से। ये हो गया पीसीटी, उसके बाद ये हो गया डीसीटी, और फिर ये आपके पास है हेलनेस लूप, ये हो गया लूप ऑफ हेनले। तो इसमें आपके पास जो पीसीटी है वहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, डीसीटी जो है वो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का। आपका जो लूप ऑफ हेनले में जो ये जो पाइप नीचे जा रही है दैट इज नोन एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, DLOH, ये भी परमिएबल है वाटर का। लेकिन ये जो असेंडिंग वाला होता है ये वाटर इम्परमिएबल है, यहाँ से पानी जो है वो बाहर नहीं आ सकता। तो हमारा 161 का ऑप्शन डी बन गया, इसका ऑप्शन डी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 162 और इसमें कह रहा है एनिमल्स accumulate वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब चीज़ें हम एनिमल के बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। क्यों होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड एक्सेस इंजेशन एंड डेफिकेशन, एनाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड वॉमिटिंग। तो यहाँ पर वॉमिटिंग एक्सक्रीशन ये नहीं बनेगा ऑप्शन में, एनाबॉलिज्म, क्योंकि ये कंप्लीट मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से ज़्यादातर हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं वो। अब मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रिएक्शन आता है, यहाँ सिर्फ एनाबॉलिज्म बोल दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, बी सी डी नहीं, ऑप्शन ए बनेगा, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और एक्सेस में इंजेक्शन, मतलब कि कुछ चीज़ें अब ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम खाएंगे तो हमारे बॉडी में वेस्ट ही तो हो जाएगा। तो 162 का ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 163। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 163 का। असर्शन कह रहा है यहाँ पर द कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय दिस सेल इज इम्पेरेटिव फॉर मेंटेनिंग द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। अच्छा, इम्पेरेटिव शब्द का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे हम कह देते हैं इंपेरेटिव। तो ये कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि हमारे बॉडी में बनने वाले जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको बॉडी से बाहर निकलना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रीज़न कह रहा है एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्ट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेल्स विथ एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन एंड ऑल्सो टू रिमूव वेस्ट which is made possible through the circulation of fluids like blood and lymph। तो असर्शन ने क्या बोला कि हमारे बॉडी में वेस्ट बनता है और उसका कंटिन्यूअस रिमूवल बहुत ज़रूरी है। और रीज़न कह रहा है कि इसकी वजह से ही ये जो कंटिन्यूअस रिमूवल की प्रोसेस है इसको करवाने के लिए हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी फ्लूइड्स का बहुत रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि ब्लड और लिम्फ, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपके बॉडी में जो ब्लड और लिम्फ है वो काम क्या कर रहे हैं, वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और जो वेस्ट एक जगह इकट्ठा हो रहा है उसको एक जगह से आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक सप्लाई कर रहे हैं जिससे कि वो बॉडी से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर दोनों both assertion and reason are true and reason is correct explanation of the assertion। तो ये ऑप्शन बन रहा है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164 में क्या कह रहा है, इफ bicuspid valve is not working properly then। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है तो हम पहले हार्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये सपोज ये एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है। अब इसमें ये क्या हो गया आपके पास, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये आपके पास लेफ्ट
आट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया आपके पास हार्ट। इसमें कह रहा है बाइकस्पिड अगर ठीक तरीके से काम नहीं किया तो बाइकस्पिड कहाँ होता है, आपके लेफ्ट और आट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, यहाँ पे ये चीज़ है बाइकस्पिड, इधर होता है बाइकस्पिड और यहाँ पर होता है ट्राइकस्पिड। राइट साइड में ट्राइकस्पिड होता है, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड होता है, तो इधर मेरे पास है ट्राइकस्पिड। खैर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाइकस्पिड अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, ब्लड विल गो बैक टू द राइट एट्रियम। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ से ब्लड यहाँ तक, ठीक है, सप्लाई ऑफ ब्लड टू द लंग्स विल बी रिड्यूस्ड, तो लंग्स को सप्लाई तो हमारा राइट वेंट्रिकल करता है, वो भी नहीं। सप्लाई ऑफ ब्लड टू द बॉडी विल बी रिड्यूस्ड, ये ऑप्शन लग रहा है। सप्लाई ऑफ ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड, पल्मोनरी आर्टरी तो ये है ना, राइट वेंट्रिकल जो ब्लड देता है लंग्स को वो होता है पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड कहाँ जाता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यहाँ से आपका एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है, ये पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं। तो अगर ये बाइकस्पिड वाल्व ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, ये बाइकस्पिड जो यहाँ पर है ये वाल्व नहीं काम नहीं करेगा ठीक तरीके से, तो जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगी, सिस्टोलिक प्रेशर ये बनाया, तो जो ब्लड होगा वो लेफ्ट आर्टरियम में चला जाएगा, बॉडी की सप्लाई फिर कम हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन बनेगा 164 का सी, 164 का सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 क्या कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्डियक साइकिल द फर्स्ट हार्ट साउंड इज, पहली जो हार्ट साउंड होती है वो कब बनती है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है उसको हम लब साउंड कहते हैं। लब साउंड कब बन रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वो वेंट्रिकल जो है वो जब प्रेशर क्रिएट करता है तो उससे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो होते हैं कोलाइड करते हैं, और उसके कोलाइजन की जो साउंड होती है दैट इज नोन एज लब साउंड, वो हार्ट की पहली साउंड होती है। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है 165 में, बी बन रहा है ऑप्शन, लब साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल नीचे से प्रेशर करता है तो होता है, तो 165 का ऑप्शन बनेगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कार्डियक आउटपुट इज ब्लड रिसीव्ड बाय हार्ट पर मिनट पंप्ड बाय वेंट्रिकल पर सेकंड। कार्डियक आउटपुट क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। कार्डियक आउटपुट जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, आपके हार्ट से जो एक सिस्टोल में एक बार जो हार्ट ने बीट किया उसमें जो ब्लड बाहर आता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक हार्ट बीट में एक कार्डियक साइकिल जो होती है उसमें हमारे पास वन कार्डियक साइकिल में जो फिर आपके पास जो ब्लड वेंट्रिकल से बाहर निकलता है उसे हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम में अगर हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर दें तो हमको कार्डियक आउटपुट मिल जाता है। तो कार्डियक आउटपुट बेसिकली क्या है कि हार्ट रेट मतलब एक मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर टोटल कितना ब्लड बाहर आया, तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml का होता है। और हार्ट रेट अगर हम नॉर्मली 72 मान लेते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग 70 मान लेते हैं, तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 72 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5040 ml। ये इसको रफली हम लोग मान लेते हैं 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, 5 लीटर ऑफ ब्लड। अब मतलब क्या हुआ कि कार्डियक आउटपुट जो होता है वो हमारा जो वेंट्रिकल चैम्बर है 1 मिनट के अंदर वो टोटल कितना ब्लड बाहर पंप कर रहा है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। यही यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है, पंप्ड बाई वेंट्रिकल पर सेकंड नहीं 1 मिनट, क्योंकि हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल पर मिनट। 166 का ऑप्शन बन जाएगा सी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 166 ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा है इन केस ऑफ अ नॉर्मल हार्ट बीट डीपोलराइजेशन स्टिमुलस अराइजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब एक नॉर्मल हार्ट बीट चल रही है तो डीपोलराइजेशन स्टिमुलस, डीपोलराइज करवाने के लिए जो स्टिमुलस है वो सबसे पहले हमारा पेसमेकर जो वो होता है SAN होता है, SA नोड, तो SA नोड से सबसे पहले इम्पल्स जनरेट होती है। तो ये पूछा स्टिमुलस अराइज कहाँ से होता है, तो सीधी सी बात है 167 बी बन जाएगा ऑप्शन, 167 का ऑप्शन बी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता है कि SAN जो होता है वो सबसे पहले इम्पल्स, वो पेस मेकर है, वो पेस बनाता है सबसे पहले। तो पेस बनाने का मतलब ये होता है कि इम्पल्स जनरेट किया, उसकी वजह से पेस बन रहा है। तो यहाँ पर आपके पास साइनोएट्रियल नोड, ये ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 168 देख लेते हैं। What does the T wave represent in an ECG? ECG कुछ ऐसा होता है, ये सबसे पहले आता है P wave, फिर उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स, उसके बाद T wave, ऐसा होता है। तो ये P है, दिस इज QRS, ये आपका QRS, और ये T wave। जो T wave होता है ना, ये T wave पूछ रहा है T wave रिप्रेजेंट क्या करता है। जो P wave होता है ना,
वो एट्रियल डीपोलराइजेशन दिखाता है। फिर क्यूआरएस जो होता है वो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन दिखाता है, और जो टी वेव होता है वो वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन दिखाता है। मतलब ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये जो क्यूआरएस होता है, ये हमें क्या दिखाता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और जो टी वेव होता है वो हम लोगों को दिखाता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो 168 में हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर बन रहा है सी। 168 का आंसर सी बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 169 क्वेश्चन। व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, द ब्लड इज पंप्ड इनटू। अब ब्लड पंप हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट का डायग्राम बना लेंगे। ये हार्ट हो गया, यहाँ पर ये है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड जाएगा यहाँ से राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ बाय द पल्मोनरी आर्टरी। तो 169 का ऑप्शन बन गया ऑप्शन सी। 170 क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट सिस्टमिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, कार्डियक आर्टरी। तो सारी आर्टरीज में तो होता ही, सिस्टमिक आर्टरी जो होती है वो अरे बॉडी को सप्लाई करने वाली एक नॉर्मल आर्टरी को बोल देते हैं। तो हेपेटिक आर्टरी लीवर वाली, और कार्डियक आर्टरी आपके हार्ट में। तो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को सप्लाई करने वाला, यहाँ पर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, वो आगे जाके फिर ऑक्सीजन लेगा और पल्मोनरी वेन से निकलेगा। तो 170 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 171 क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं। ब्लड फिलिंग इनटू द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज। अच्छा, वेंट्रिकल के डायस्टोल कब कब होता है, कार्डियक साइकिल याद करेंगे। कार्डियक साइकिल में हमारे पास ये हमारी कार्डियक साइकिल है, इसमें कुछ ऐसा, ये सबसे पहले ऑरिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, देन जॉइंट डायस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल के समय, जब जॉइंट डायस्टोल हो रहा है तो यहाँ पर वेंट्रिकल का डायस्टोल चल रहा है, ऑरिकल सिस्टोल हो रहा है तो यहाँ पर भी आपको वेंट्रिकल का डायस्टोल मिलता है। जब जॉइंट डायस्टोल है तो उस समय ऑरिकल यानी एट्रियम चेंबर से जो है पूरा ब्लड वेंट्रिकल की तरफ आ रहा है पैसिवली, और ऑरिकल सिस्टोल के समय भी वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा है, अपोजिट हो रहा है ना। तो यहाँ पर उस समय भी एक्टिवली जो ब्लड होता है वो आता है। तो यहाँ पर आपके पास जो ब्लड आया है जॉइंट डायस्टोल के समय, वो कैसे आएगा, यहाँ वेंट्रिकल डायस्टोल में जो ब्लड की फिलिंग है वो कैसी है, पैसिव ब्लड फिलिंग, पैसिव ब्लड फिलिंग। और वेंट्रिकल डायस्टोल यहाँ पर जो ऑरिकल सिस्टोल के समय चलता है, यहाँ पर जो ब्लड की फिलिंग होती है वो एक्टिव ब्लड फिलिंग होती है, ये एक्टिव ब्लड की फिलिंग होती है। तो कार्डियक साइकिल के दरमियान जो पूरा कार्डियक साइकिल होता है उसमें प्रीवियस साइकिल का जो जॉइंट डायस्टोल है, वो पहले जो ब्लड फिल हुआ वो पैसिव है, बाद में जो ब्लड फिल हुआ वो एक्टिव है। तो 171 का ऑप्शन क्या बन गया, फर्स्ट पैसिव देन एक्टिव। 171 का ऑप्शन बी बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 172 में काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंटरप्रेटेड। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वो ईसीजी की बात कर रहा है, यहाँ पर पी होता है, फिर क्यूआरएस, फिर देन टी, ऐसा होता है। तो ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है इसको हम लोग क्यू, आर और एस, बात क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यूआरएस को काउंट करने से हम लोग क्या जान सकते हैं, हम लोग रेट ऑफ हार्ट बीट जान सकते हैं। रेट ऑफ ब्रीदिंग, उससे क्या मतलब, ये तो हमारा ईसीजी तो उसको हार्ट की जो फंक्शंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए होता है। कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सब कुछ भी नहीं बनेगा ऑप्शन 172 में रेट ऑफ हार्ट बीट बने, क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अच्छा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का मतलब ये कि वेंट्रिकल ने डीपोलराइज किया, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल करेगा, तो ये नंबर ऑफ टाइम जितनी बार सिस्टोल किया वही तो हार्ट बीट होती है। तो हार्ट बीट, रेट ऑफ हार्ट बीट बता रहा है 172 का ऑप्शन बनेगा ए, बनेगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। द हेपेटिक पोर्टल डैश कैरीज ब्लड फ्रॉम डैश टू लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सर्कुलेशन। अच्छा, हेपेटिक पोर्टल वेन होता है, ये तो हमें पहले से ही पता है। तो हमारे पास आर्टरी और आर्टरी, ऑप्शन बी और डी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन बी और डी वो बनेगा नहीं, तो बी डी नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन ए और बी बने, ए और सी बनेगा। अब इसमें हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम पैनक्रियास, पैनक्रियास से तो ब्लड नहीं आता, कहाँ से आता है, इंटेस्टाइन से आता है। तो इंटेस्टाइन बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सर्कुलेशन, दैट इज सिस्टमिक। तो 173 का ऑप्शन सी बन जाएगा। हमने ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसको सॉल्व कर लिया। 174 देखते हैं। लिम्फ हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, सही है। तो ये ऑप्शन 1 तो सही है, आई मीन स्टेटमेंट 1 आपका सही है,
स्टेटमेंट 2 कह रहा है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। हाँ, ये भी सही है, लिम्फ के थ्रू ये एक्सचेंज होता है, सही है। ऑप्शन स्टेटमेंट 3, लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट। हाँ, ये फैट वगैरह को जो है एब्जॉर्ब करता है, बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करके लेके जाता है हमारे इंटेस्टाइन से। तो नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट 4 कह रहा है इन इंटेस्टाइन लिम्फ हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन थ्रू स्पेशल लिम्फेटिक कैपिलरी कॉल्ड लैक्टियल। अब यहाँ प्रोटीन बोल दिया, फैट का एब्जॉर्प्शन करता है, प्रोटीन का नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन यहाँ स्टेटमेंट 4 जो होगा, ये 4 तो गलत हो गया, ठीक है, 4 नहीं बन रहा है। लिम्फ हैज नो lymphocytes therefore responsible for immune responses of the body. Which of the following statement are correct? करेक्ट बताना है हम लोगों को। तो lymph has no lymphocyte, नहीं, lymphocyte तो इसमें होता है, lymphocyte होगा, immune response करेगा, तो स्टेटमेंट 5 भी गलत है। उस हिसाब से क्या बन रहा है 174 में 1 2 3, तो 1 2 3 डी बन रहा है ऑप्शन। 174 का ऑप्शन क्या बना, डी। Question number 175, when does the blood enter in atria? Choose the correct option. During generation of impulse from SAN. तो during generation of impulse from SAN, यहाँ पर SAN ने, अच्छा SAN जो होता है वो impulse बनाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, SAN जब impulse बना रहा है, यहाँ पर मेरे पास SAN है, उसने impulse बनाया, तो SAN ने impulse जनरेट किया, तो उससे क्या होता है, उससे होता है एट्रियल सिस्टोल हो जाता है। अब जब एट्रिया सिस्टोल कर रहा है तो वहाँ ब्लड कैसे भर सकता है, वो तो ऑप्शन नहीं होगा, स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। एट्रियल के रिलैक्सेशन, एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, बिल्कुल उस समय ब्लड आएगा। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन, तो जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन होता है और उस समय भी एट्रिया के अंदर ब्लड आता रहता है। जॉइंट डायस्टोल तो 2 3 4 बन रहा है, तो 175 का ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं। एन इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ए एंड बी द एडीएच रिलीज एंड देयर बाय कंप्लीटिंग द सी। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या होगा यहाँ पर। तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो पहले इसको बॉडी फ्लूइड अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो किडनी फिल्ट्रेशन बंद नहीं होगा, तो ऑप्शन सी और डी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, बचा क्या ऑप्शन ए और बी। ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ हो जाएगा। ऑस्मो रिसेप्टर क्या होता है, जब बॉडी में, हमारे बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो जाती है, बॉडी वॉल्यूम जो होता है, ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है, तो ऑस्मो रिसेप्टर ऑन हो जाते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर ऑन होगा तो उससे हम लोगों को थर्स्ट सेंटर चालू हो जाता है, हमें प्यास लगती है और हमारे बॉडी में एडीएच रिलीज होता है। ठीक, ऑस्मो रिसेप्टर अगर ऑन है तो एडीएच का रिलीज होगा, और एडीएच रिलीज होगा तो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट पे जाके वहां से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। यहाँ केस उल्टा है, यहाँ क्या करना है, बॉडी फ्लूइड जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी फ्लूइड बहुत ज़्यादा है तो फिर ऑस्मो रिसेप्टर को अब स्विच ऑफ करना है, वो स्विच ऑफ होगा, एडीएच सप्रेस होगा और फीडबैक कंप्लीट कर देगा। तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा 176 का बी। मैं लिख भी दे रहा हूँ इस बात को कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सीक्वेंस क्या हो रहा है, बॉडी फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा है, बॉडी फ्लूइड्स जो है वो हाई है, हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स बहुत हाई है, तो उसकी वजह से ऑस्मो रिसेप्टर्स वो ऑफ हो जाएगा। ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एडीएच का रिलीज सप्रेस हो जाएगा, एडीएच सप्रेस हो जाएगा और उसकी वजह से फीडबैक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ 176 का जो ऑप्शन बन रहा है वो बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 177 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोलैरिटी चेंज इन द फिल्ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा इन। अब ऑस्मोलैरिटी ऑर्डर बताना होगा, कहाँ पर कौन सा कॉन्सेंट्रेशन कितना चल रहा है फिल्ट्रेट का। तो बोमस कैप्सूल से स्टार्ट कर रहा है, फिर पीसीटी, फिर थिन पार्ट ऑफ डीसीटी, एसएस करके। तो हम एक बार नेफ्रॉन बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार जो है नेफ्रॉन बना दे रहा हूँ। ये हो गया पूरा आपके नेफ्रॉन का पार्ट। अब इस नेफ्रॉन में ये हम लोगों को पता है कि ये आपका जो है बोमन्स कप है, ठीक है, ये होता है बोमन्स कप, बोमस कैप्सूल बोल देते हैं। फिर ये होता है पीसीटी, फिर ये चीज़ क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये थिन पोर्शन होता है और ये आपका थिक पोर्शन होता है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हमारा नेफ्रॉन हो गया है। अब इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें ना टोनिसिटी लिख लेते हैं कि कहाँ पर कितना कॉन्सेंट्रेशन है फिल्ट्रेट का विथ रिस्पेक्ट टू द प्लाज्मा। तो बोमस कैप्सूल में अब आपके पास यहाँ पर ब्लड आया,
तो ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी होता है वो 300 मिली ऑस्मोल होता है, और जो फिल्ट्रेट बनता है पहली बार वो भी सेम ऑस्मोलैरिटी का होता है। तो यहाँ पर बोमस कैप्सूल के अंदर, क्योंकि बोमस कैप्सूल पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड का जो प्लाज्मा है, ब्लड में जो प्लाज्मा है उसका 300 मिली ऑस्मोल होता है, और जो फिल्ट्रेट बनता है वो भी 300 मिली ऑस्मोल, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, आइसोटोनिक हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं आइसोटोनिक। पीसीटी, अब पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन उसके बाद भी उसका टोनिसिटी बदलता नहीं है, वो आइसोटोनिक फिर भी रहता है। तो ये हो गया पीसीटी में कितना, आइसोटोनिक। देन थिन पार्ट ऑफ द DLOH, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसके अंदर हमारे पास टोनिसिटी कैसा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है ना कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो थिन है और बाहर बहुत ज़्यादा सॉल्ट एक्यूमुलेट होता है, तो ये, और ऊपर से ये पानी के लिए परमीबल भी है, तो पानी लगातार बाहर निकालेगा। पानी यहाँ से जब बाहर आता शुरू, मतलब यहाँ से पानी यहाँ से जब लगातार आना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर जो फिल्ट्रेट होगा वो फिल्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। आप पानी बाहर निकाल रहे हो तो अंदर तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो ऐसे केस में यहाँ पर हाइपरटोनिक, अंदर का फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। देन उसके बाद अब हम बात करेंगे असेंडिंग लिप ऑफ हेनले, इसमें जो थिन पार्ट है और थिक पार्ट है, दोनों लोग सॉल्ट को बाहर निकालेंगे। इधर से ये पानी को बाहर निकाला तो ये हो गया हाइपरटोनिक, इधर से पानी की जगह, सॉरी, इधर से जो है ये सॉल्ट को बाहर निकालेगा तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक। वापस से ये कंडीशन कैसे हो जाएगी यहाँ पर, हाइपोटोनिक। देन अब बात करते हैं डीसीटी, वो हाइपोटोनिक वाला जो कंडीशन है वो वैसे ही रहता है एज इट इज। ये डीसीटी में आपके पास आएगा फिर से हाइपोटोनिक रहेगा, क्योंकि आपका जो डीसीटी होता है वो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है। अब जब कलेक्टिंग डक्ट में हम आएंगे तो ओवरऑल यहाँ पर फिर दोबारा से पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर फिर से पानी को निकाल के कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हाइपोटोनिक से उसको कर देंगे वापस से हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, ये हाइपरटोनिक जो है, यहाँ से जो फिल्ट्रेट बाहर आता है वो ब्लड के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो 300 मिली ऑस्मोल का होता है, और जो फिल्ट्रेट दैट इज़ वो यूरिन, फिर हम उसे यूरिन बोलते हैं, फिल्ट्रेट नहीं बोलते। यूरिन जब बाहर आता है तो फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के 1200 पे पहुँच जाता है, तो वो 4 टाइम्स तक ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं क्या बन रहा है। अब ऑप्शन कह रहा है आइसोटोनिक, हमारा क्या बन रहा है, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसो हाइपो, नहीं ये गलत हो गया है, आइसो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, 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 तो ऑप्शन बी हमारा जो है बन रहा है। तो यहाँ पर 177 का ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 पे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। अच्छा ठीक है, मैच द फॉलोइंग है यहाँ पर। तो हम लोग एक काम करते हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी का पूछ रहा है, किसके साथ मैच। पीसीटी पे पोडोसाइट तो नहीं होता, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम भी नहीं है, पीसीटी है। यहाँ पर आपके पास कौन सा, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल। यहाँ पीसीटी का ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम 1 का डी हो जाएगा। लिख देते हैं इस बात को। यहाँ पर 1 का क्या बनेगा, डी बनेगा। अच्छा 1 का डी कहाँ बन रहा है, अगर हम ध्यान से देखें ऑप्शन के साथ, तो 1 का डी बन रहा है ऑप्शन बी और डी, बस ए और सी वैसे ही एलिमिनेट हो गया। थोड़ा आगे चलते हैं, 1 के डी के साथ 4 बन रहा है, तो 1 का डी और डी का 4, दैट इज पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, और साथ में क्या है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो ठीक है, ये सही है। तो 1 का डी, डी का क्या था, 1 का डी और डी का 4 बना। देन आगे बढ़ते हैं, इनर वॉल ऑफ बोमन्स कैप्सूल, इनर वॉल ऑफ बोमन्स कैप्सूल। फिर उसके बाद आगे जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, बोमन्स कैप्सूल, ये देखो पोडोसाइट, तो इनर जो वॉल होती है उसमें पोडोसाइट लेयर होती है, आउटर विसरल होता है, इनर पेराइटल। इनर पेराइटल में स्क्वामस है, स्क्वामस मॉडिफाई कर जाता है, पोडोसाइट बनाता है। जो पोडोसाइट होता है उसमें भी प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं, दैट इज पेडीसेल, और पेडीसेल का इंट्रिकेट मैनर होता है, तो उससे फिल्ट्रेशन स्लिट पोर बनता है। खैर हमारे पास जो इनर वॉल है बोमन्स कैप्सूल का, उसमें पोडोसाइट है, तो 2 का ए बन रहा है, 2 का ए बन रहा है, 2 का ए बन रहा है। फिर उसके बाद पोडोसाइट्स, यहाँ पर ये कहाँ पर यूज हो रहा है, नहीं स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, नहीं पार्ट ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ये वाला ऑप्शन बन रहा है, ए का 3, तो ए का 3 हो गया। थिन असेंडिंग सेगमेंट ऑफ द लूप ऑफ हेनले, थिन असेंडिंग सेगमेंट जो है वो, थिन असेंडिंग सेगमेंट, उसमें क्या होगा, पतला है तो सिंपल उसका हम एपिथेलियम हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा। और उसमें से क्या होगा, इसमें आपके पास जो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर इनटू इट, तो 3 का बी, बी का 1 हो जाएगा, 3 का बी हो गया, बी का 1। इस हिसाब से मेरे पास ऑप्शन क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है, 3 का बी 1, 4C2, 4 DCT, 4 का क्या बन गया, 4 में DCT सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और वहां से क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, 4 का C, C का 2।
तो इस हिसाब से मेरा क्या बन रहा है ऑप्शन, ऑप्शन बी बन रहा है 1 का 1D4, 1 ऑप्शन बी बन रहा है 1D4 2A3 3B1 4C2। तो मेरे पास 178 का जो आंसर बना वो बना ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 179 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग अमोनोटेलिक कौन कौन होता है। अमोनोटेलिक आर एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, तो ये ए का 179 में ए जो है उसका 1 बनेगा। बी का यूरियोटेलिक कौन कौन है, यूरियोटेलिक यूरिया कौन एक्सक्रीट करता है, यूरियोटेलिक में टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैमल्स, तो यूरियोटेलिक 4 और 5, बी का 4 5 हो जाएगा। यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड कौन रिलीज करेगा, तो सी का आपके पास ऑप्शन बनेगा 2 और 3। यहाँ पर सी उसका बन जाएगा 2 रेप्टाइल्स एंड 3। तो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरिकोटेलिक, वो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं इस तरह। तो यहाँ पर अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या बन रहा है। तो ए का 1, फिर बी का 4 5 और सी का 2 3, ये बन रहा है आपका ऑप्शन सी बन रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन सी बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यूरिन पास फ्रॉम द रीनल पेल्विस इनटू द यूरेटर, हाँ सही है। यूरिनरी ब्लैडर ओपन इनटू अ डक्ट कॉल्ड यूरेथ्रा, ये भी सही है। नेफ्रॉन हैज ओनली 2 पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल, ये भी सही है। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक ग्लोमेरुलस होता है और एक रीनल ट्यूब्यूल होता है, और रीनल ट्यूब्यूल के फिर फर्दर पार्ट्स होते हैं, पीसीटी होता है और डीसीटी होता है, लूप ऑफ इनले होता है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज इंटरनल कॉर्टेक्स, ये गलत हो गया क्योंकि हमारे पास ये किडनी का स्ट्रक्चर है। एक बार मैं किडनी का ड्रॉ कर रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये किडनी है, इसमें ये आउटर कॉर्टेक्स है और इनर मेडुला है। तो कॉर्टेक्स, ये बाहर वाला रीजन जो होता है उसको आप कॉर्टेक्स कहते हो, और अंदर वाले रीजन को आप कहते हो मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। तो कॉर्टेक्स का कुछ रीजन जो होता है वो ऐसे अंदर की तरफ एक्सटेंड करता है, कॉर्टेक्स का कुछ रीजन अंदर मेडुला की तरफ चला जाता है। तो वो जो कॉर्टेक्स का पोर्शन जो मेडुला के अंदर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये इंटरनल कॉर्टेक्स नहीं बोलते, उस हम लोग रीनल कॉलम व बर्टिनाई बोल देते हैं। तो ये गलत हो गया, रीनल कॉलम बोल देते हैं सीधा सीधा। तो 180 का जो इनकरेक्ट बन रहा है वो डी। उस हिसाब से मेरा ऑप्शन क्या बनेगा, 180 का डी बनेगा। 181 देख लेते हैं। पार्ट नॉट बिलोंगिंग टू द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब कौन सा पार्ट यूरिन नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं होता है। ग्लोमेरुलस होता है, हेनले लूप भी होता है, डीसीटी भी होता है, कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता। तो 181 का ऑप्शन बन रहा है डी। 182 देख लेते हैं। बोमन्स कैप्सूल इज लाइंड बाई, अब बोमन कैप्सूल जो है वो किससे लाइंड है। तो बोमन कैप्सूल कुछ ऐसा होता है आपके पास, ये इस तरीके से, ये बोमन कैप्सूल है। इसके जो बाहर वाली वॉल होती है हम लोग इसको कहते हैं आउटर पेराइटल वॉल। ये बाहर वाले को क्या बोलते हो, आउटर पेराइटल, और अंदर वाले को बोला जाता है इनर विसरल। इनर विसरल, जो आउटर पेराइटल होता है वो बना होता है स्क्वामस का, जो ये सिंपल स्क्वामस का बना होता है, और जो इनर विसरल होता है वो आपका बना होता है, ये भी बना होता है स्क्वामस का, लेकिन इसका स्क्वामस मॉडिफाई हो जाता है और ये पोडोसाइट्स में मतलब इसी मॉडिफाइड स्क्वामस को हम लोग पोडोसाइट बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके से सिंपल स्क्वामस ही है। यहाँ पर ये इसमें सिंपल स्क्वामस होता है और उसी को हम लोग पोडोसाइट का नाम देते हैं क्योंकि वो मॉडिफाइड कर जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड नहीं बन रहा है, 182 का ऑप्शन बी बनेगा। 182 का ऑप्शन बी। 183 देखते हैं, कह रहा है चूज द मिसमैच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विद देयर फंक्शन। बोमस कैप्सूल का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सही फंक्शन है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी का जो फंक्शन होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एकदम सही है। डीसीटी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, लूप ऑफ इनले यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये सही है, लेकिन डीसीटी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, डीसीटी से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। 100% ग्लूकोज पूरी तरीके से पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर उससे भी ज्यादा है तो फिर एब्जॉर्ब नहीं होगा, फिर वो डायबिटीज मेलिटस का केस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है सी, ऑप्शन 183 का ऑप्शन सी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन क्रस्टेशियंस इज ग्रीन ग्लैंड, किडनी, नेफ्रीडिया एंड मैल्फिगियन ट्यूब्यूल। तो क्रस्टेशियन के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो ग्रीन ग्लैंड होता है। क्रस्टेशियंस जो है वो आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं, तो उसके अंदर आपके पास जो है आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं क्रस्टेशियंस, और उन लोगों के अंदर ग्रीन ग्लैंड होता है जिसको एंटेनरी ग्लैंड भी बोला जाता है। तो 184 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, 185 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन, प्रोटोनेफ्रिडिया किस में होता है, प्लैटीहेल्मिन्थेस लाइक प्लेटफॉर्म सही है। प्रोटीफर्स एंड सम एनालिट्स ये भी सही है। एम्फिऑक्सस ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन बन जाएगा सीधे सीधे। 185 में आपका जो आंसर है वो डी है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए।
सेक्शन बी में हम आ चुके हैं, 186 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैच करना है यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे आप ए, पीसीटी का क्या, इसका क्या काम होगा, 70-80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाटर रीअब्सॉर्ब, हाँ सही है, ए का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बी में डीसीटी की बात करेंगे तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो सिलेक्टिव सेक्रीशन करता है H+ और K+ का, अलाउ पासेज परमिएबल टू वाटर, हाँ ठीक है, बी का 1 हो जाएगा, पी का 1 हो जाएगा। सी का क्या कह रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है, जो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग, अच्छा डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो अलाउ करता है पासेज परमिएबल टू वाटर, सी का 4। डी का क्या हो जाएगा, असेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू सॉल्ट, डी का 5। फिर ई में कलेक्टिंग टिब्यूल जो है वो क्या करता है, अलाउ पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3। तो आपके पास इसका ऑप्शन क्या बना, इसका ऑप्शन बन गया ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी 5, ई 3। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी बन रहा है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। तो 187 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर, कौन सी ऐसी चीज है जो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर के कम होने से नहीं होगा। तो सिक्रीशन ऑफ रेनिन, सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन, सिक्रीशन ऑफ एएनएफ। अब हमारा बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है और ब्लड प्रेशर भी कम हो गया है, तो इसमें एएनएफ का सिक्रीशन नहीं होगा, क्योंकि एएनएफ तो चाहता ही था कि ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए। तो 187 का डी बन जाएगा, 187 ऑप्शन यहाँ पर डी बनेगा। अच्छा, एएनएफ है आपका एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, और ये जो एएनएफ होता है ये निकलता ही हमारे हार्ट के वॉल से है, हार्ट के वॉल से निकला और वो निकलने के बाद वो जो है एक ये रास के अगेंस्ट काम करता है, रास मैकेनिज्म के उल्टा काम करेगा, तो वो बीपी को कम कर देगा और ब्लड वॉल्यूम को कम कर देगा, इसीलिए होता है। 188 की बात करते हैं, 188 की बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स, इंक्रीज जीएफआर इंक्रीजेस बीपी, डिक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम, increases aldosterone secretion, vasoconstriction, increases sodium excretion। कह रहा है how many points are correct about the functioning of angiotensin 2। अच्छा, angiotensin 2 का यहाँ प्रॉपर्टी लिखना होगा, angiotensin 2। अब ये कह रहा है कि क्या angiotensin 2 इंक्रीज करता है जीएफआर, बिल्कुल करता है, तो फर्स्ट सही है। फिर उसके बाद इंक्रीजेस बीपी, इसमें जो करेक्ट होगा मैं वो लिख रहा हूँ, इंक्रीजेस जीएफआर, इंक्रीजेस बीपी, बिल्कुल सेकंड भी सही है, बीपी को बढ़ा देता है। डिक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम ये नहीं करता है, ब्लड वॉल्यूम को ये कम नहीं करेगा, उल्टा ये तो बढ़ाता है ना, तभी तो बीपी बढ़ रहा है। इंक्रीजेस एल्डोस्टेरॉन सेक्रेशन, हाँ बिल्कुल ये करेगा, 4 भी सही हो जाएगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये तो स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। और इंक्रीजेस सोडियम, नहीं सोडियम का एक्सक्रीशन ये नहीं करवाएगा, तो ये यहाँ पर जो है ये सोडियम एक्सक्रीशन वो कराता है, एएनएफ कराता है। तो यहाँ आपके पास फिर क्या बन रहा है, 1 2 3 4 ऐसे 4 स्टेटमेंट सही बन रहे हैं, तो ऑप्शन सी बनेगा, 188 का ऑप्शन सी। 189 देखते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, एक्टिव फॉर्म ऑफ, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एक्टिव फॉर्म ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, तो एक्टिव नहीं इनएक्टिव होता है, बाद में जब वो क्लॉटिंग करवाना होता है तब वो एक्टिवेट होता है, पहले से एक्टिव रहेगा तो ब्लड तो बीच में ही क्लॉट कर जाएगा। ग्लोबुलिन्स आर सेकेंडरीली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस में तो है लेकिन सेकेंडरी फंक्शन नहीं है, प्राइमरी फंक्शन है। ब्लड प्लाज्मा कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल लाइक सोडियम, कैल्शियम। अच्छा, मिनरल तो होता है आपके इसमें, आयंस होते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर, मिनरल्स है, लेकिन लार्ज अमाउंट नहीं, स्मॉल अमाउंट में है। तो यहाँ 3 ऑप्शन आपके पास वैसे ही गलत हो गया, ये लास्ट है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, हाँ ये ऑप्शन सही है, तो हमारा 189 का डी हो गया। 190 देखते हैं, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, प्लाज्मा कंटेन्स 6 to 8% ऑफ प्रोटीन, सही है। ब्लड इज लूज कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यही गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ये लूज नहीं होता ब्लड, हमारा एक ब्लड लूज कनेक्टिव टिश्यू थोड़ी है, वो तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो हमारा इनकरेक्ट हो गया 190 का भी। उस हिसाब से और भी देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। फिब्रिनोजन इज नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, सही है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम, ये भी सही है, तो हमारा 190 का ऑप्शन बन रहा है बी। विच प्रोटीन मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस इन ब्लड, कौन सा प्रोटीन है जो आपके ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, तो ग्लोब्यूलिन नहीं, ये डिफेंस में आता है। फिब्रिनोजन ये क्लॉटिंग करवाता है। एल्बुमिन 191 का बी, 191 का बन जाएगा बी। 192 मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब इसमें इनकरेक्ट कौन कौन सा है, न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ ऑल दी सेल्स इन दी ब्लड, ध्यान से स्टेटमेंट समझना, कह रहा है न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ ऑल दी सेल्स इन दी ब्लड। अब हमारे ब्लड में न्यूट्रोफिल्स जो है पूरे ब्लड में तो सबसे ज्यादा नहीं है, WBC के रिस्पेक्ट में ये सबसे ज्यादा है, मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द टोटल WBC,
तो वो हम यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन ए। 192 में ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बाकी ऑप्शन के बता दे रहे हैं, बाकी ऑप्शन बता दे रहे हैं। आपका बी कह रहा है आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल दी सेल्स इन दी ब्लड, तो ये तो सही है। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर ए ग्रैन्युलोसाइट, सही है, तो ये गलत हो गया। तो हमारे पास ये ऑप्शन ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 193, बेसोफिल्स मैच द फॉलोइंग करना है, तो यहाँ पर हम नोट करेंगे ए, बेसोफिल का काम क्या होता है, बेसोफिल का काम है हेपेरिन को रिलीज करना, तो ए का 3 हो गया। बी का क्या है, इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन, बी का 4। सी का क्या होता है, लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स, तो सी का 1 हो गया। डी का क्या हो गया आपके पास, ये डी न्यूट्रोफिल क्या है, मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी, तो डी का 2 हो गया। तो ए 3, बी 4, सी का 1 और डी का 2, तो ऑप्शन बी बन रहा है यहाँ पर 193 ऑप्शन बी। नेक्स्ट 194 देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ब्लड ग्रुप आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नेचुरल एंटीजन दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा, ब्लड ग्रुप जो होता है वो सरफेस एंटीजन के बेसिस पे तो होता है। हम लोग देखते हैं आरबीसी के ऊपर ए लगा है कि बी लगा है, सरफेस एंटीजन कौन सा है, तो उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप कैसा है, कौन सा ब्लड किस ग्रुप का है। दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन बी, नेचुरल एंटीबॉडीज आर प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल एंटीजन। अच्छा, नेचुरल एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में जो मौजूद है प्लाज्मा में, वो एंटीजन के खिलाफ बनता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी, एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी। अच्छा, ब्लड ग्रुप ए बी जो होगा उसमें एंटीजन तो है, एंटीजन ए और बी उसके आरबीसी के ऊपर, लेकिन प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ये गलत हो गया। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ऑफ डोनर इज केयरफुली मैच विथ ब्लड ऑफ रेसिपिएंट, तो ये सही। यहाँ हमारा 194 में इनकरेक्ट के हिसाब से ऑप्शन सी ये फिट बैठ रहा है। 195 देखते हैं। 195 कह रहा है इन सीएडी द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज गेट डैश ड्यू टू डैश। अच्छा ठीक है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पर। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब ये आपके जो हार्ट होता है, हार्ट को खुद को सप्लाई करने के लिए जो ब्लड वेसल होती है वो होती है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड जा रहा है, अगर उस ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल होगा, फैट होगा, फाइब्रस टिश्यू होगा, तो वो क्या होता है ना, कोरोनरी वो जो ब्लड वेसल होती है उसके अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है। अब अगर उसके अंदर डिपॉजिट हो गया तो उसकी वजह से CAD होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो कोरोनरी ब्लड वेसल होता है वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। अब पतला हो गया तो फिर उससे फिर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू हो जाते हैं। तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आर्टरी क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। तो वाइड वाला तो ऑप्शन वैसे ही चला गया, ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट कर दिया, नैरो हो जाएगा, ठीक है। किसकी वजह से, डिसोल्यूशन नहीं, डिपोजिशन, और फिर फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू, तो 195 का बी, सीधे सीधे आंसर मार्क करेंगे 195 का बी। 196 की बात करेंगे तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, एंजाइना पेक्टोरिस। अब एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो देखते हैं एक बार। एंजाइना पेक्टोरिस एक्यूट चेस्ट पेन, तो एक्यूट चेस्ट पेन जो है वो यहाँ पर ए का, एक मिनट, ए का क्या हो गया, ए का हो गया एस, फिर बी, फिर सी और फिर डी, मैच कर लेते हैं फटाफट। ए का एस हो जाएगा। हार्ट फेलियर की बात करते हैं। हार्ट फेलियर मतलब क्या है, हार्ट अपने काम को ढंग से कर नहीं पा रहा है। अब हार्ट का काम जो ढंग से नहीं हो पा रहा है वो फेल कर रहा है। फेल मतलब कि हार्ट का काम क्या था, ब्लड पंप करना, वो उसको ही ढंग से नहीं कर पा रहा है। नॉट इनफ ब्लड सप्लाई, नहीं, नॉट इनफ ब्लड सप्लाई टू बॉडी, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर इसके साथ मैच करेगा, तो बी का हो जाएगा आर, बी का हो गया आर। सी, हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक के समय क्या होता है कि जो वो कार्डियक की मसल्स होती है उसके अंदर अगर ब्लड सप्लाई ना आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो मसल्स टिश्यूज डेड होने शुरू हो जाते हैं, उसको हार्ट अटैक बोला जाता है। तो हार्ट अटैक में क्या हो रहता है, नॉट एनफ ब्लड सप्लाई टू कार्डियक मसल, सी का क्यू। और डी क्या है, कार्डियक अरेस्ट, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट बीट, तो डी का हो जाएगा पी। तो उस हिसाब से ऑप्शन क्या बना, AS BR CQ D, तो ये हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। एक बार 197 देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट बताना है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम एंड इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ वाटर विथ वाटर मेकिंग अप टू 90 to 92% ऑफ इट्स कंपोजिशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। Major protein in plasma contributing 6 to 8% of its composition including fibrinogen, globulin and albumin with fibrinogen playing a key role in the body defense mechanism। ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 में ये बोला है कि अब जो प्लाज्मा है ब्लड का उसमें वो 55% ब्लड का होता है और उसमें 90 से 92% पानी है, वो तो सही है। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि जो प्लाज्मा मेजर प्रोटीन्स इन प्लाज्मा के अंदर 6 to 8% प्रोटीन है, उसमें फिब्रिनोजन है, ग्लोब्यूलिन है और एल्बुमिन है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर ये गलत हो गया। फिब्रिनोजन
फिब्रिनोजन कह रहा है कि प्लेइंग ए की रोल इन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। फिब्रिनोजन डिफेंस मैकेनिज्म थोड़ी करता है, वो तो फिब्रिनोजन क्या करता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर, वो क्लॉटिंग करवाता है। ग्लोब्यूलिन जो होता है वो डिफेंस में काम करता है, उससे एंटीबॉडीज बनते हैं। और एल्बुमिन जो होता है वो बीसीओपी मेंटेन करता है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो 197 ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। 198 में कह रहा है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। जो हार्मोन्स का रेगुलेशन, हमारे कार्डियक आउटपुट को हार्मोनली कौन रेगुलेट करता है, तो इट इज मीडिएटेड बाय द एड्रिनल मेडुला या फिर कॉर्टेक्स। वो एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड, अच्छा यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड करवाता है, वो भी एड्रिनल का जो मेडुला वाला रीजन है उससे जो हार्मोन निकलता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है उसमें उसका जो मेडुला रीजन है, मेडुला से निकलने वाले हार्मोन्स हैं एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन। और ये हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन जो होता है, ये वाला हार्मोन रेगुलेट करता है कार्डियक आउटपुट को। तो 198 का ऑप्शन बनेगा बी। 199 देखते हैं। असर्शन कह रहा है ऑल्दो ब्लड इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड बाय हायर ऑर्गेनिज्म फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस, लिम्फ आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस प्रोसेस। तो वैसे तो हायर ऑर्गेनिज्म में ब्लड मौजूद है, लेकिन लिम्फ भी एक तरीके से रोल प्ले कर रहा है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, एसेंशियल सब्सटेंसेस को। असर्शन सही है। रीजन, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म नेसेसिटेट्स द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड, ब्लड एंड लिम्फ टू फ्लूइड्स, ब्लड एंड लिम्फ टू एफिशिएंटली कैटर टू द नीड्स ऑफ देयर न्यूमरस सेल। जब हायर ऑर्गेनिज्म हुआ तो उसके बॉडी में इतने ज़्यादा सेल्स और ऑर्गन्स भर गए कि उसमें उसकी नेसेसिटीज मतलब बढ़ गई। अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो ब्लड के भरोसे हम सिर्फ नहीं रह सकते, इसलिए हमारे पास ब्लड और लिम्फ दोनों है जो बहुत एफिशिएंटली तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो 199 का ए हो जाएगा। Assertion and reason are both true and reason is the correct explanation. Next आते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 कह रहा है द सर्कुलेटिव फ्लूइड इज इन सिलेंट्रेट इज। तो सिलेंट्रेट के अंदर आपके पास सर्कुलेटिव फ्लूइड क्या होता है, वाटर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा सी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। इसी के साथ ये यहाँ पर एंड होता है और आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, वहाँ पर मैं जो है ट्राई करूँगा आपका रिप्लाई करने का। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।